आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 11 है, अध्याय 11 है, इंस्पेक्शन ऑफ रिगिंग इक्विपमेंट्स पार्ट 2। रिगिंग उपकरण, बांधने वाला जो भी उपकरण है उसको जांच पड़ताल कैसे करेंगे, उसको निरीक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और इसके अलावा वायर रोप सीलिंग को हम लोग कैसे रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट करने का तरीका क्या क्या है, किन किन बातों पर ध्यान देंगे, क्या क्या उसमें गड़बड़ी रहेगा जिसके कारण हम लोग वायर रोप सीलिंग को रिजेक्ट कर देंगे। तो पहले उसके इंस्पेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू लुक फॉर व्हेन इंस्पेक्टिंग ऑफ एनी रिगिंग इक्विपमेंट। किसी भी रिगिंग इक्विपमेंट, बांधने वाले उपकरण को इंस्पेक्शन करते समय, जांच पड़ताल करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, उसके बारे में अलग अलग पॉइंट दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है TPI, इसका फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। इसमें यह बताया जाता है कि जिस राज्य में, जिस स्टेट गवर्नमेंट के स्थान पर वो काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसी स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल एजेंसी के द्वारा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट दिया जाता है जांच पड़ताल करने के बाद कि ये इक्विपमेंट, ये रिगिंग इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक है, उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसी को बोला जाता है TPI सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। दूसरा पॉइंट हो गया B, SWL, सेफ वर्किंग लोड डिस्प्ले। उस सर्टिफिकेट में सुरक्षित कार्यभार, उस रिगिंग इक्विपमेंट का जिसका जांच पड़ताल हुआ है, उसका सेफ वर्किंग लोड, सुरक्षित कार्यभार कितना टन वो उठाएगा, ये चीज उसमें भी लिखा हुआ रहता है। आगे मैं सेफ वर्किंग लोड के बारे में अलग से बताऊंगा वो क्या चीज है, उसको सेफ वर्किंग लोड क्यों बोला जाता है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। उसके बाद आता है C में, सेफ वर्किंग लोड एंड लिफ्टिंग कैपेसिटी पंचर्ड ओवर रिगिंग इक्विपमेंट। अब ये सेफ वर्किंग लोड जो मटेरियल उठाएगा, उस रिगिंग इक्विपमेंट का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो, और लिफ्टिंग कैपेसिटी पंचर्ड ओवर रिगिंग इक्विपमेंट। रिगिंग इक्विपमेंट में वो पंचर्ड किया हुआ, स्टैंप लगा हुआ रहना चाहिए कि इसका सेफ वर्किंग लोड इतना है, ये इक्विपमेंट पर लिखा हुआ रहता है पंचर्ड करके। D हो गया आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कोई रिगिंग इक्विपमेंट खरीदा जाता है तो उसमें एक पेपर भी आता है, उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहचान करने का एक नंबर दिया, नंबर संख्या दिया जाता है, वो भी रहना जरूरी है। ये पहचान करने का नियम है, उतना आइडेंटिफिकेशन ट्रेडमार्क टाइप का लिखा हुआ रहता है। ये हो गया कलर कोडिंग। कलर कोडिंग एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी रिगिंग इक्विपमेंट या लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो भी लेते हैं तो वो जांच पड़ताल जब करते हैं तो उसमें कलर कोड, थोड़ा रंग चढ़ा दिया जाता है अपने तरफ से उस इक्विपमेंट में, जो ये जांच करने के लिए कि ये कलर जो है अभी चल रहा है, ये ओके है, वो सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा लिखा कलर दिया जाता है। ये कलर कोडिंग ये साबित करता है कि ये इक्विपमेंट बिल्कुल ओके है, और ये कलर कोडिंग क्वार्टरली बदलते जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च एक हो गया, अप्रैल, मई, जून एक हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर अभी चल रहा है। अभी का NTPC के रामागुंडम में अभी का कलर ब्लू है। आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
3 महीना में फिर उसका कलर बदल दिया जाएगा। ये एनटीपीसी का मैं बता रहा हूं, कहीं पर और दूसरा और कलर भी चलता होगा, उसके बारे में आप जहां है वहां पता कर लेंगे। सेफ्टी लच इन लिफ्टिंग हुक, जो भी लिफ्टिंग उठाने वाला हुक होता है, सबसे पहले सीलिंग या वेब सीलिंग वो हुक में लगाया जाता है। तो हुक में एक सुरक्षा कुंडी लगा हुआ है, स्प्रिंग वाला रहता है, जो सीलिंग को लॉक करके रखता है कि वो वहां से खुल करके नीचे न गिरे। एक्सीडेंट से बचने के लिए वो लॉक लगाया जाता है, वो सुरक्षा कुंडी बोला जाता है, वो हुक में लगा हुआ रहना चाहिए। ये फिजिकली टेस्ट किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। वैलिड टेस्ट सर्टिफिकेट मैन्युफैक्चरिंग फॉर चेन ब्लॉक, चेन सीलिंग। अब देखिए, चेन ब्लॉक जो भी चलता है, चेन ब्लॉक को बनाने वाले कंपनी के द्वारा उसको जांच पड़ताल करने के बाद इंटरनल वो क्या होता है तो चेक किया जाता है। जो ये चेन ब्लॉक लोड कैपेसिटी कितना है उसका एक सर्टिफिकेट वो भी दिया जाता है चेन ब्लॉक के साथ। वही इसमें बताया गया है कि वैलिड टेस्ट सर्टिफिकेट मैन्युफैक्चरिंग फॉर चेन ब्लॉक का वैलिड टेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो बनाने वाले कंपनी ही साथ में देता है। अभी इंस्पेक्शन ऑफ रिगिंग वायर रोप सीलिंग का ये इतना पॉइंट है, आपको जांच पड़ताल करने, निरीक्षण करना और इंस्पेक्शन जो करते हैं वो इसमें ये इतना बात बताया गया है, ये 7 पॉइंट। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लुक फॉर व्हेन रिजेक्टिंग द एनी वायर रोप। किसी भी बांधने वाले उपकरण, रिगिंग इक्विपमेंट को रिजेक्ट करते समय क्या क्या देखना जरूरी है, क्या क्या उसमें खराबी होगा, वायर रोप सीलिंग में क्या क्या खराबी रहेगा, रिगिंग इक्विपमेंट में क्या क्या खराबी रहेगा, उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं कि हम लोग सेफ्टी ऑफिसर क्या क्या पॉइंट मिलेगा जिसके आधार पर हम लोग वायर रोप सीलिंग हो या कोई भी हो उसमें क्या खराबी होगा, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। फेरूल डैमेज पहला पॉइंट है। यह फेरूल किसको बोला जाता है? वायर रोप सीलिंग के लास्ट छोर में एल्यूमिनियम का बना हुआ, ट्विस्ट किया हुआ एक फेरूल होता है व्हाइट कलर का, जो वायर रोप सीलिंग के लास्ट छोर को जोड़ता है। वो जोड़ने वाला फेरूल बोला जाता है। वो कटा फटा या क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर वो क्रैक रहेगा तो लिफ्टिंग करेगा तो उसी समय वो सीलिंग खुल करके एक्सीडेंट हो जाएगा। वो डैमेज नहीं होना चाहिए। बी हो गया कट्स ब्रोकन वायर। अब वायर रोप सीलिंग में कटा फटा, ब्रोकन वायर कटा फटा नहीं रहना चाहिए। इसमें बताया जाता है वो रिजेक्ट करने का तरीका है, कटा फटा नहीं रहना चाहिए। सी हो गया रेड्यूस डायमीटर। ये हो गया उस वायर रोप सीलिंग का क्या हुआ, वो डायमीटर मोटाई घट जाना। इसके बारे में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये रिड्यूस डायमीटर जो घटता है, जो आपको वायर रोप सीलिंग में जो दूसरा प्रकार बताया इंडिपेंडेंट वायर रोप सीलिंग, जो सभी तरह के लिफ्टिंग इक्विपमेंट में जैसे क्रेन में हाइड्रा, फराना, ईओटी क्रेन, उस सब में इंडिपेंडेंट वायर रोप लगाया जाता है जो चक्री से घूमते हुए आगे पीछे होते रहता है। वो आगे पीछे होने से वो नमर जाता है और नमरने के बाद उसका डायमीटर घट जाता है, उसका मोटाई घट जाता है। ये मोटाई आपको उसको नापने से पता चलेगा। ये 20 mm का था, अब 18 mm हो गया है, तो वही हो गया डायमीटर घट जाना। हाँ, एक्सेसिव वियर एंड टियर। वायर रोप को अधिक यूज करते समय, जब अधिक यूज हो जाता है तो यूज होने के बाद वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ जाता है। तो टेढ़ा मेढ़ा मुड़ जाता है, ये इस तरह ये मुड़ता है जैसे आपको
कोई आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा होने के बाद 60 साल के बाद वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और वो उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है सरकार के तरफ से भी कि वो अब काम करने वाला नहीं है। उसी तरह से ये अधिक टेढ़ा मेढ़ा होने पर इसको आप रिजेक्ट कर देना चाहिए। ट्विस्टिंग थिंकिंग ऑफ वाइल्ड रोप सीलिंग। अब वाइल्ड रोप सीलिंग में ये भी देखा जाता है कि अधिक लिफ्टिंग करने के बाद ये स्प्रिंग जैसे मुड़ जाता है और जिलेबी की तरह ऐसे ऐसे हो जाता है, जिलेबी के आकार का हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका लोड कैपेसिटी जो है वो घट जाता है और उसको उठाने की क्षमता घट जाती है, जिसके कारण भी उसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब आ गया आपको वाइल्ड रोप सीलिंग में क्या क्या खराबी रहता है, इसके बारे में। इसमें खराबी पर ध्यान देना भी जरूरी है। हम लोग का इंटरनल नॉलेज है और एक्सटर्नल नॉलेज भी बोलिए। कोई पूछेगा जो हम लोगों को ये किस आधार पर आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस पॉइंट में जो पॉइंट मिल गया वो बताना जरूरी है, तब समझेगा कि ये गुड सेफ्टी ऑफिसर है। और आगे के क्लास में मैं यही बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ कि इंस्पेक्शन ऑफ वेव सीलिंग है, उसका जांच पड़ताल कैसे किया जाता है और उसका लोड कैपेसिटी के बारे में भी कैसे पहचानेंगे ये कितना लोड कैपेसिटी उठाएगा। इस सब के बारे में आपको दूसरा क्लास में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए अच्छा लगे तो हाथ बढ़ावें और खराब लगे तो अपना सुझाव सलाह कमेंट के द्वारा हमको बताएं। ठीक है, थैंक यू।